गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो अपना लेसन चल रहा है मुगल शासक दरबार और वृत्तांत इतिवृत्त, इसमें हम मुगलों की विदेश नीति पढ़ रहे थे। कल जो हमने पढ़ा था मुगलों की जो विदेश नीति थी, ईरान के प्रति उनकी कैसी नीति थी, उस नीति का आधार क्या था, कंधार को लेकर क्यों इनके आपस में टकराव हुए और फिर कला द्वारा क्या प्रस्तुति थी इनकी, ये विदेश नीति के अंदर सम्मिलित था। जो आज हम पढ़ेंगे वो है तुर्की साम्राज्य से संबंध, यानी जो मुगल साम्राज्य था उसका तुर्की साम्राज्य से क्या संबंध था। जिस तरह से मुगलों का एक साम्राज्य था, इसी प्रकार तुर्की के अंदर तुर्कों का साम्राज्य था। इनके अलग से रियासतें थीं, अलग से इनका शासन था। वर्तमान अरब क्षेत्र में ईरान से आगे तुर्की साम्राज्य था, जिसे सामान्य भाषा में ओटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। इस साम्राज्य में वर्तमान सऊदी अरब, कुवैत, सीरिया, जॉर्डन, ईरान व पश्चिमी एशिया के कई देश थे। 1463 ईस्वी में तुर्कों ने भारत व यूरोप को जोड़ने वाली प्रमुख कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया था। इस तरह मुगल काल में ओटोमन तुर्की साम्राज्य धार्मिक व व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। यानी इसमें आता भी ओटोमन साम्राज्य क्या था। तो ओटोमन साम्राज्य के अंदर तो ये देश बता रखे हैं और इसमें कुछ पश्चिमी एशिया के देश थे। तो जो पूर्वी सभ्यता और जो पश्चिमी जो सभ्यताएं हैं, यानी विश्व के मैप के अंदर जो पूर्व दिशा की साइड में जो देश हैं कुछ, और जो पश्चिमी दिशा की साइड में कुछ देश हैं, उनके बीच में एक सेतु का काम करता था। वो क्या था? ओटोमन साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य उनके बीच में एक पुल का निर्माण करता था। एक दूसरे की साइड में जब व्यापार होते थे तो इस साम्राज्य से होकर ही वो जाते थे। 1463 ईस्वी में तुर्कों ने भारत व यूरोप को जोड़ने वाली प्रमुख स्थल कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया था। इस तरह मुगल काल में ओटोमन साम्राज्य धार्मिक व व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि इन्होंने ये एक नगर था, बहुत बड़ा स्थल था धार्मिक, इसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया था। जिससे क्या हुआ कि भाई उनका व्यापारिक और धार्मिक दृष्टि से ये स्थान काफी महत्वपूर्ण था। अब धार्मिक दृष्टि से इसलिए क्योंकि मक्का व मदीना जैसे ऐतिहासिक शहरी क्षेत्र में थे। जिस पर इन्होंने कब्जा किया था उस क्षेत्र में मक्का और मदीना क्या है? मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल है, तो उन पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। फिर है जिनके प्रति लोगों में श्रद्धा थी। दूसरा यह है कि व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय मार्ग रेशम मार्ग इस क्षेत्र से गुजरता था। किससे? इस कुस्तुनतुनिया से। समुद्री मार्ग के व्यापार के लिए भी अदन व मोखा की बंदरगाहें थी, जिन्हें जल मार्ग व्यापार के लिए सुरक्षित माना जाता था। अतः मुगल शासकों ने अच्छी तरह समझ लिया था कि धार्मिक व व्यापारिक उद्देश्य के लिए इस क्षेत्र से अच्छे संबंध बनाना आवश्यक है। यानी जो मुगल हैं उनको पता चल गया था भाई हमें व्यापार भी करना है, हमें हमारे धर्म के लिए और धर्म में जो आस्था है, लोग जो यात्राएं करते हैं मक्का मदीना उन सब के लिए, तो हमें किन से अच्छे संबंध होने चाहिए? तुर्क का जो साम्राज्य है उनसे अच्छे संबंध होना चाहिए। अगर हमारे अच्छे संबंध नहीं रहेंगे तो ये इन पे या तो टैक्स लगा देंगे या फिर रोक लगा देंगे, हमें आने नहीं देंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि इसको अपनी एक कूटनीति के अंदर शामिल कर लिया, और उस कूटनीति और विदेश नीति के अंदर इन्होंने तुर्की साम्राज्य से भी अपना संबंध स्थापित करने की कोशिश करी। मुगल शासकों ने ओटोमन साम्राज्य के बारे में यह नीति अपनाई कि उन्हें उस क्षेत्र के विदेशी व्यापार से जो लाभ होता था उसका काफी हिस्सा वे इस क्षेत्र के धर्म स्थलों के विकास पर लगाते थे तथा कुछ पैसा फकीर इत्यादि में बांट देते थे। यानी वो ये क्या इन्होंने एक प्लानिंग बनाई मुगल शासकों ने कि भाई इस जो ओटोमन जो साम्राज्य है, तुम्हारा जो साम्राज्य है, इसमें से जो कुछ हमें विदेशी व्यापार हो रहा है, यहाँ से जो हमें किसी भी प्रकार का लाभ हो रहा है, उसका हम जो आपके धर्म स्थल है, धर्म स्थल किन में थे? तुर्क साम्राज्य में ही थे, मक्का और मदीना जो थे, ठीक है। वो कह रहे भाई इनके विकास के लिए हम पैसा लगा देंगे, कुछ जो गरीब लोग हैं, जो कुछ फकीर आदमी है, उनको भी हम डोनेट कर देंगे, उनको भी हम दान आदि कर देंगे। इसके कारण मुगलों की छवि भी बहुत उच्च बनी। मक्का व मदीना की देखरेख करने वाले व्यक्तियों को मुगलों से आने वाले धन की प्रतीक्षा रहती थी। धीरे धीरे यह धन सार्वजनिक स्थलों के विकास की बजाय कुछ व्यक्तियों के पास रहने लगा और यह ऐश्वर्यता व विलासिता का कारण बन गया। यानी जो मुगल लोग हैं वो अपना धन भेजते थे कहाँ पे? मक्का मदीना के अंदर। जो मक्का मदीना जो उनका तीर्थ स्थल है उसकी देखरेख करने के लिए। लेकिन पहले तो क्या था, कुछ दिन तो गरीबों में बटा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चल गया भी मुगल साम्राज्य से बहुत सारा पैसा, धन धान्य सब कुछ आने वाला है। तो उन्होंने जो कुछ ही व्यक्ति थे उन्होंने इसकी देखरेख के नाम पे उनको कब्जाना स्टार्ट कर दिया। और फिर क्या कर लिया इन्होंने कि अपना खुद का ही पेट भरने के लिए इन्होंने ये रखने लग गए। औरंगजेब ने धन भेजने के कारणों व उद्देश्य के बारे में विस्तृत जांच कराई। मुगल साम्राज्य का जो आखिरी जो मतलब प्रभावी जो शासक था वो कौन था? औरंगजेब। तो इसने जांच कराई कि भाई ये सारा पैसा हम भेज रहे हैं सही तरीके से यूज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। उसे ये पता चला कि
इसके कारण मुगलों की अंतर्राष्ट्रीय छवि तो जरूर अच्छी बनती है, लेकिन धन दुरुपयोग भी हो रहा है। इसलिए उससे धन की नियंत्रित किया तथा स्पष्ट किया कि धन का वितरण भारत में हो। उसने कहा कि यह भी वैसा ही ईश्वर का घर है जैसा कि मक्का। औरंगजेब की इस कदम की प्रतिक्रिया भारत व मक्का मदीना दोनों जगह हुई। यहाँ के कट्टरपंथियों ने इसे अनुचित करार दिया, जबकि उदार लोगों ने सही व संतुलित कार्य कहा। मक्का मदीना क्षेत्र में इसे औरंगजेब की संकीर्ण सोच करार दिया गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ओटोमन साम्राज्य धार्मिक व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। मुगलों ने इसे उचित महत्व देकर कार्रवाई की। यानी जो ओटोमन साम्राज्य था उससे मुगलों का अपना कुछ खुद का स्वार्थ भी जुड़ा हुआ था कि अगर वो ओटोमन साम्राज्य से या तुर्की साम्राज्य से अच्छे संबंध नहीं रखते हैं तो वो इनको व्यापार नहीं करने देते। इसलिए उन्होंने ये चाल थी, एक प्लानिंग थी कि भाई हम आपका जो भी कुछ धन है हमारा, तो वो हम आपके तीर्थ स्थल है उनके विकास के लिए लगाएंगे और कुछ गरीबों में दान करेंगे। इस बात का जब औरंगजेब को पता चला तो उसने काफी विरोध भी किया था इस चीज का, और उन्होंने कहा कि जो धन हम वहां बांटने जाते हैं वहां कुछ ही लोगों के पास होता है, इसलिए हम हमारे यहीं बांटेंगे, यहीं से हम इसको बांटेंगे। तो जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग थे उन्होंने तो विरोध किया इस चीज का, और जो उदारवादी थे उन्होंने कहा कि भाई ये काम सही किया है कि हमारा देश का पैसा ऐसे मतलब बेकार ना हो। तो आज के लिए हम इतना ही। इसमें एक प्रश्न दे रहा हूं मैं, उसको आप अपनी फेर नोटबुक में करो।